जो एक हमारे जो इनिशिएटिव था वो लगभग समाप्त होता चला गया। और चाहे वो डच रहे हो, पोर्चुगीज रहे हो, ब्रिटिश रहे हो, इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने उस जलिए उन्होंने अपने जहाजों को लाए और हमारे जो इनिशिएटिव्स थे उनको कम कर दिया। ये तो सत्य है कि पूरे विश्व का 80% व्यापार जलीय मार्ग से होता है और भारत का भी 95% जो निर्यात है वह जलीय मार्गों से ही होता है। लेकिन और समुद्री क्षेत्र के महत्व को हम कम भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समुद्री क्षेत्र हमारी सुरक्षा के लिए, स्थिरता के लिए, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए, सतत विकास के लिए और सबसे महत्वपूर्ण हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि 50% गैस और 80% तेल का आवागमन हमारे समुद्री मार्गों से ही, जलीय मार्गों से ही होता है। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा जो जोर पड़ा वो एक तीव्र यातायात के ऊपर और उसमें रेल और हवाई जहाज इनके ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का गया। समुद्री मार्गों पर या हमारे शिपिंग इंडस्ट्री को, शिपिंग की ओर ज्यादा ध्यान नहीं था। जबकि बड़ा दिलचस्प है और ये भी दिलचस्प है कि इतने वर्ष हो जाने के बाद भी 75 साल से को हम पहुंच रहे हैं, लेकिन जो रेलवे का जीडीपी में शेयर है वो 9% है, एविएशन का 6% है, लेकिन हमारे बंदरगाहों का केवल 1% है। इसके मतलब पूर्व सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और भले ही इस एक शिपिंग मंत्रालय की स्थापना काफी पहले हो गई थी, 2009 में की गई, लेकिन इस पे काम नहीं हुआ। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने एक चिंतन में पैराडाइम शिफ्ट किया और इसमें उन्होंने निश्चित किया कि समग्र विकास तब तक संभव नहीं है जब तक सारे सेक्टर्स बराबर से आगे ना बढ़ें। और इसीलिए उन्होंने पहले आत्मनिर्भर भारत की बात कही, फिर उन्होंने मेक इन इंडिया की बात करी और अब गति शक्ति को आगे बढ़ाया है। ये जो परिकल्पना है गति शक्ति की, इसके अंतर्गत 7 इंजन्स को या 7 माध्यमों को चिन्हित किया गया है विकास के लिए। इसमें सड़क है, रेल है, इसमें ये ट्रांसपोर्ट पतन है, सामान्य ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक परिवहन है, जल मार्ग है और लॉजिस्टिक अवस्थापना है। उन्होंने का ये विचार है प्रधानमंत्री जी का कि जिस तरह से जैम ने जनाधार, ये जनधन योजना, आधार और मोबाइल ने, जैम ने जिस तरह से क्रांति करी और सामान्य क्षेत्र में, सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र में करोड़ों भारतवासियों को जो जन कल्याणकारी योजना थी उनको प्राप्त करने का अवसर दिया, उसी तरह से जन गति शक्ति भी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रांग कर देगा, इतना मजबूत कर देगा कि विश्व स्तरीय हमारे पास यातायात के साधन होंगे, जिससे व्यापार बढ़ेगा और देश की शक्ति बढ़ेगी। यहाँ इसीलिए उन्होंने मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की बात की और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक इतना बड़ा डैशबोर्ड बनाया गया है इसके लिए, जैसा विश्व में कहीं नहीं है। बहुत बड़ा डैशबोर्ड बना है, विश्व का सबसे बड़ा। मेरी जो सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका बहुत स्पष्ट विचार है। उनका विचार है कि मशीनीकरण, डिजिटाइजेशन और कानूनों में बदलाव के माध्यम से प्रक्रियाओं का सरलीकरण होना चाहिए। और इसीलिए, और जब ये होगा तभी इन्वेस्टमेंट आएगा, और जब ये होगा तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। और इसी के अंतर्गत उन्होंने अब सागरमाला परियोजना, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य अपनी योजना का उन्होंने संचालन किया, उसको स्थापित किया है। फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत इसके जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है सागरमाला के, वो पूरी तरह से पोर्टलेट डेवलपमेंट की बात करता है, पोत आधारित विकास की बात करता है। और हमारी जो नेविगेबल वाटरवेज हैं, जहाज चलने वाले जो योग्य मार्ग हैं, जो पानी है, जल है, वो 14,500 किलोमीटर है, 14,500 नेविगेबल वाटरवेज। अटल जी ने 2003 में प्रारंभ किया था, शुरुआत की थी कि यहाँ पर अब क्रांति, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए। और अब जाकर 2015 में
जब सागरमाला आई तो उनके परिकल्पना को यथार्थ रूप देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का विजन क्या है? वो चाहते हैं भारत में विश्व स्तरीय पोर्ट्स हो, पोत हो, जहाज का निर्माण यही हो, हम हब बने मरम्मत के, रिपेयरिंग के भी और जहाज निर्माण के भी, व्यापार में बढ़ोतरी हो और तटीय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास भी हो, क्योंकि हम समाज को छोड़कर आगे नहीं चल सकते। तो इसलिए जो लोग तटीय जीवन बिताते हैं उनके लिए भी रोजगार और विकास की संभावनाएं मजबूत होनी चाहिए। इन्होंने अनेक कानूनों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से करते हैं शुरू। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जैसे हर क्षेत्र में सरलीकरण किया जा रहा है, वैसे यहाँ भी हुआ। यहाँ पे जो अब हमारी सरकार ने पिछले 7-8 सालों में करीब 1500 से ज्यादा जो ऑब्सोलीट हमारे कानून हैं, जो अनुपयोगी कानून हैं, उनको समाप्त किया। 25,000 से ज्यादा नियमों को बदला और इसी के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेकों एक्ट्स को दिया है। अभी तो 5 ही मिनट हुआ होगा, प्लीज। 1963 में पोर्ट्स ट्रस्ट को हटाकर मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट को लाया गया। प्रबंधन, नियंत्रण, व्यापार निर्णय, कॉम्पिटिटिव बिजनेस को आगे बढ़ाया गया। मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट 2021 व्यापारिक विवादों को त्वरित समाप्त करने के लिए आर्बिट्रेशन का राइट और मुआवजा शुल्क राहत, लाइसेंस शुल्क में कटौती करने का अधिकार भी पोर्ट अथॉरिटीज को दिया गया। शिप रिसाइकलिंग एक्ट 2019 आज शिप रिसाइकलिंग में भारत इंटरनेशनल हब बन चुका है और शिप बिल्डिंग में भी उन्होंने ये जहाजों के निर्माण में भी यह नियम बन गया है कि राइट टू रिकॉल इंडियन शिपयार्ड को होगा। जब वो मना करेंगे तभी आप कहीं और इसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार सिंगल विंडो के माध्यम से, डिजिटाइजेशन के माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से, ई पेमेंट, ई इनवॉइसिंग, कागज विहीन व्यवस्था स्थापित करने के ओर हमारी शिपिंग मिनिस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इन सब का असर ये है कि आज स्मार्ट टाउन्स बन रहे हैं और पोर्ट्स बन रहे हैं और साथ ही साथ खर्चे भी कम हो रहे हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो हमारी सरकार कर रही है वो 1,19,000 करोड़ की लागत से ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और सीईसीज यानी कोस्टल इकोनॉमिक जोन को भी स्थापित कर रही है और फोकस है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल के बंदरगाहों पर। यहाँ पर कोशिश है कि जो प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण, वो पोर्ट्स के आसपास